The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। यहाँ की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। उसके पहले रोड शो निकाला। वो पहली बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। अब तक भवानीपुर से लड़ती रही हैं। नंदीग्राम आई शुवेंदु अधिकारी को चुनौती देने, जो कभी उनके विश्वस्त सलाहकार थे। नंदीग्राम के आंदोलन ने ही ममता बनर्जी को सत्ता की देहरी तक पहुंचाया। ऐसा कहा जाता है माँ माटी मानुष का नारा भी तभी आया। शुवेंदु अधिकारी तब टीएमसी में थे, अब बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं और वो 12 मार्च को पर्चा दाखिल करेंगे। बाकी इन सब के बीच चंडी पाठ का सही उच्चारण, ये सब पॉलिटिक्स चल रही है। इन सब के अलावा केंद्रीय मंत्री और स्मृति ईरानी और मिथुन चक्रवर्ती, इन सब के नामों की भी चर्चा चल रही है। इनके नामों की चर्चा क्यों? क्योंकि बीजेपी ने आज अपनी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की और उसमें फिर बताया गया कि कौन कौन से नेता हैं जो पहुंचेंगे, और सब नेता अपने अपने हिसाब से अपना पीआर मजबूत करने लगे। उसके बाद से बंगाल से वैसे एक खबर और है। चुनाव आयोग ने 9 मार्च को देर शाम बंगाल के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को हटाकर तत्काल प्रभाव से पी नीरज नयन को तैनात कर दिया। आदेश में आयोग ने कहा कि पूर्व महानिदेशक वीरेंद्र को किसी भी ऐसे पद पर तैनात नहीं किया जा सकता जिसमें चुनाव संबंधी जिम्मेदारी हो। सूत्रों का कहना है कि स्पेशल ऑब्जर्वर अजय वी नायक और स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर विवेक दुबे के फीडबैक के आधार पर आयोग ने कदम उठाया। इसके पहले आयोग पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था जावेद शमीम को भी हटा चुका है। तृणमूल ने कहा आयोग ये फेरबदल भाजपा के कहने पर कर रही है। ये बंगाल की बात हुई। अब केरल चलते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कद्दावर नेता पीसी चाको ने पार्टी में गुटबाजी का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। कांग्रेस की सेंट्रल यूनिट पर उम्मीदवारों के चयन में राज्य इकाई को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। कहा कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं बचा। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा। खबरें यह भी जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल कहा कि बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। चाको बोले कि केरल में कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं, 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस आई और कांग्रेस ए। इन दोनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी मिलकर केरल कांग्रेस यूनिट के तौर पर काम करती है। ए ग्रुप के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी और आई ग्रुप का नेतृत्व विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला करते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। ये पीसी चाको की थ्योरी है। No, Kerala situation is such that nobody can remain there as a true congressman. Kerala party is divided into 2 party, A group and I group. Everything is decided on the basis of the group. So that is a very disappointing situation. इसी कारण से मैंने रिजाइन किया। उसको ज्यादा मीनिंग नहीं, इंदिरा गांधी, सोनिया जी का या राहुल जी का और लीडर्स का कोई कनेक्शन नहीं। This is because where I am functioning in the Kerala, that situation is not conducive for me to work. क्या आपको लगता है कि वहाँ पे जिस तरीके से पार्टी बटी हुई है अलग अलग गुटों में, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के जो चांसेस हैं विधानसभा चुनाव में, उस पर भी असर पड़ेगा? No. It is not like even when this situation was there, also we won 19 seats out of 20 in parliament. So it is even if we are winning all the seats, my opinion will be the same. चाको त्रिशूर लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं और सोनिया गांधी और गांधी परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते रहे हैं, सीनियर प्रवक्ता भी रहे। ऐसे में उनका इस्तीफा चौंकाने वाला है, क्योंकि वो बागियों में नहीं गिने जा रहे थे। जो G23 एक ग्रुप है जो गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं, उसमें ये नहीं थे। इससे अब केरल में कांग्रेस को कुछ झटका तो लगेगा ही। एक और खबर है केरल से ही। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट अलायंस, जिसकी सरकार है, इसकी सबसे मुख्य पार्टी है सीपीएम। इसने चुनाव के लिए 83 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, वो धर्मादम सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने एक पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की कि कोई भी लगातार 2 टर्म चुनाव नहीं लड़ेगा। पिनराई विजयन इससे बच गए, क्योंकि वो पिछली बार चुनाव नहीं लड़े थे, तब संगठन देखते थे। लेकिन एलडीएफ सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, उनका टिकट कट गया। इसमें थॉमस आइजैक, जी सुधाकरन, ईपी जयराजन शामिल हैं। ये हैवी वेट नाम है वहाँ के। एलडीएफ की दूसरी सहायक पार्टी सीपीआई ने भी 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। वैसे पार्टी कुल 25 पर
चुनाव लड़ेगी 2016 के मुकाबले 2 कम। कई लोगों ने कहा कि सीपीएम की ये पॉलिसी बैकफायर कर सकती है, कांग्रेस को फायदा हो सकता है, और कई लोगों ने कहा कि इससे यंग ब्लड आएगा तो सीपीएम का चुनाव मजबूत होगा। अब केरल से बगल के राज्य चलते हैं तमिलनाडु। यहाँ भी गठजोड़ बनने बिगड़ने का दौर चल रहा है। एक्टिंग के बाद राजनीति में करियर बनाने वाले, शानदार डेब्यू और उसके बाद खराब परफॉर्मेंस करने वाले कैप्टन विजयकांत, उनकी पार्टी डीएमडीके ने खुद को एनडीए से अलग करने का फैसला किया है। गठबंधन की अहम पार्टी एआईएडीएमके के साथ सीट बंटवारे पर बात नहीं बनने के बाद फैसला हुआ। कहा जा रहा है कि डीएमडीके 41 सीटें मांग रहा था, लेकिन सत्ताधारी पार्टी 12 से ज़्यादा देने के पक्ष में नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ? नई साझेदारी हुई। विजयकांत और कमल हासन के बीच बातचीत होने की खबरें आने लगी। वैसे डीएमडीके के लिए चुनाव अहम है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में एक वक्त वो तीसरे विकल्प के तौर पर गिने जाते थे, लेकिन परफॉर्मेंस फिर लगातार गिरी। 2016 के चुनाव में सिर्फ 2.4% वोट मिले। जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी, सबकी सब हार गई और राज्य पार्टी का दर्जा भी चला गया। 2017 में एक और अपडेट है। डीएमडीके के बाद 2017 में एआईएडीएमके से निकाला गया था दिनाकरन को, और फिर ये शशिकला के भतीजे हैं, और 2018 में इन्होंने पार्टी बनाई थी एएमएमके। इन दिनाकरन ने चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने इन चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी आईएमआईएम के साथ साझेदारी की है। इस सूची में एआईएडीएमके के कुछ पूर्व मंत्रियों के नाम हैं, और इसके बाद से चर्चाओं का दौर शुरू है, क्योंकि शशिकला भी तो कह रही थी कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगी, और अब उनके भतीजे ये कर रहे हैं। एक सुर्खी उस खबर से भी बनी, ये अब अगले चुनावी राज की तरफ चले गए। क्या है सुर्खी? भाजपा के नेता और असम के कैबिनेट मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को जान से मारने की साजिश हो रही थी। बिश्व शर्मा असम में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी हैं। इस साजिश के संबंध में प्रतिबंधित संगठन उल्फा के 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें उल्फा का उपाध्यक्ष प्रदीप गोगोई भी शामिल बताया जा रहा है। ये चुनावी राज्यों की सुर्खियां थी। आखिरी में आपको देश की संसद का हाल बताएंगे। कृषि कानूनों और महंगाई पर चर्चा कराने को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज फिर हंगामा हुआ। हालांकि इस हंगामे के बीच सरकार लोकसभा में दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों से जुड़ा विधेयक और राज्यसभा में मध्यस्थता विधेयक पारित कराने में कामयाब रही। पहले बात लोकसभा की करते हैं। कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा शुरू हुआ। विपक्षी सांसद नारेबाजी करने लगे और इस पर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई। पिछली बार भी आपने बोला था, आप उस विषय को आप नोटिस दो। नहीं, मैं आपको पर्याप्त अवसर देता हूं माननीय सदस्य। ऐसा नहीं, पर्याप्त अवसर देता हूं आपको। नो बेटे, मुलायम सिंह यादव साहब, इनको समझाओ वरिष्ठ सदस्यों को। ये रोज सदन के अंदर बिना कोई सब्जेक्ट के रोज वेदांत पैदा करते हैं। गलत तरीका है आपका। नहीं, गलत तरीका आपका। आप प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। माननीय सदस्य का अधिकार है, केवल आपका अधिकार नहीं, और भी माननीय सदस्य हैं सदन के अंदर। कोई भी माननीय सदस्य यहाँ पर वेदांत पैदा नहीं करना चाहते। सब सदन चलाना चाहते हैं, केवल आप सदन नहीं चलाना चाहते। ठीक बात नहीं है आपकी, गलत आपका ये फैसला है। आप कोई भी नोटिस दो, मैं हर विषय पर आपको पर्याप्त अवसर देता हूं सदन के अंदर। आप प्रश्नकाल, आपने खुद ने निर्णय किया था ये प्रश्नकाल हम चलने देंगे, सामूहिक रूप से निर्णय हुआ था। नो, आप जब मैं स्थगन पर कोई व्यवस्था दूं, जब आप अपनी बात कह सकते हैं। नहीं, केसी माधव जी। हंगामा जारी रहा तो सदन 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करने लगा। इन सब के बीच शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने से जुड़ा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 पेश किया, और ये लोकसभा में पारित भी हो गया। अब राज्यसभा की तरफ चलते हैं। राज्यसभा में आज नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। राज्यसभा के सभापति पदेन वेंकैया नायडू ने नोटिस को अस्वीकार किया, और फिर विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इसके चक्कर में कार्यवाही पहले 12 बजे के लिए और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो मध्यस्थता विधेयक पर चर्चा हुई। राज्यसभा में विपक्ष के भारी शोर शराबे के बीच सरकार इस विधेयक को पारित कराने में सफल रही, और इसके बाद कार्यवाही को 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।